Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is equivalent weight and normality. देखो बेटा, हमने टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन चल रहा था और सारे टाइप हो चुके. जैसे फर्स्ट आपका परसेंटेज के 3 टाइप वो भी हो गए. स्ट्रेंथ, पीपीएम, देन मोलैरिटी, कैपिटल एम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन. अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है बेटा, नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी भी क्या है बेटा, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक तरीका है. तो पहले मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिख रखे हैं, उसकी बात करते हैं, देन डेफिनेशंस पे जाएंगे. ठीक है बेटा. तो मैंने अब तक को हर बार यही कराया है कि परसेंटेज में हमने W/V को पकड़ लिया, उसमें 100 की जगह 1000 किया तो स्ट्रेंथ बन गया. परसेंटेज W/V में 100 की जगह 10⁶ कर दिया तो पीपीएम बन गया. स्ट्रेंथ को पकड़ लिया, उसमें आपने क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000. हमने वहां मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर दिया. ठीक है, तो वो मोलैरिटी बन गई. मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्वेंट कर दिया तो वो मोलैलिटी बन गई. याद है, मास फ्रैक्शन में मास की जगह मोल कर दिया तो मोल फ्रैक्शन बन गया. तो मैंने बेटा जिस तरीके से फॉर्मूले फॉर्मेशन हुए और चेंजेस आए समय के साथ, उसी वे से बताया. ठीक है. आप नॉर्मेलिटी में भी देखो बेटा, नॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी. तो बेटा देखो, मैंने सबसे पहले वही मोलैरिटी का फॉर्मूला दे रखा है कि मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और वॉल्यूम अगर ml में है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आप ये मोलैरिटी का फॉर्मूला आप सब बच्चे जानते हैं. ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है बेटा. चलो अब इसी में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा, और इसका मैंने ये भी मोलैरिटी का फॉर्मूला एक्सटेंड कर दिया, मोल्स की वैल्यू को लगा दिया. भाई मोल्स की वैल्यू क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन, या कुछ बुक्स कहते हैं गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो वही मोल की वैल्यू बेटा मैंने लगाई है ना. तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया. तो मोलैरिटी के 2 फॉर्मूले आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, आपकी बुक्स में भी हैं. एक फॉर्मूला है मोल्स की टर्म में बेटा, और हमारे पास मोलैरिटी का एक फॉर्मूला है बेटा वेट की, मास ऑफ द सॉल्यूट या वेट ऑफ द सॉल्यूट की टर्म में. तो देखो, हमने इसी फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करेंगे और आपका बन के तैयार हो जाएगा किसका, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला. तो आप देखो क्या चेंजेस है कि वेट ऑफ द सॉल्यूट है, यहाँ भी वेट ऑफ द सॉल्यूट है, 1000 है, नीचे की तरफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में है. बस एक चेंज जो आ रहा है बेटा, वो कहाँ आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट को रिप्लेस कर दिया गया बेटा किससे, ये जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट है इसको रिप्लेस कर दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट से. तो आप मोलैरिटी के फॉर्मूले को याद रखना, वेट वाला. ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, और मॉलिक्यूलर वेट को चेंज कर दो किससे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट से. ठीक है बेटा. तो अब बात आती है ये इक्विवेलेंट वेट होता है क्या है. चलो फॉर्मूला तो याद कर लोगे आप इसके चेंज करके, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए, या जब मैं ये इक्विवेलेंट वेट पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, फॉर्मूले तो आपके मन में भी तो एक डाउट क्रिएट होगा कि सर व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, और पता भी होना चाहिए बेटा आपको. क्लियर. तो देखो इक्विवेलेंट वेट क्या है, अगर हम इसकी सिंपल मीनिंग से जाएं, है ना, ये वर्ड जो इक्विवेलेंट आया है ये 2 वर्ड से निकल के आया बेटा. ठीक है, देखो इक्विवेलेंट वेट. तो ये इक्यू वर्ड जो है दैट रिप्रेजेंट इक्वल, और वैलेंट जो वर्ड निकलता है इससे निकलता है इक्वल वैल्यू. तो ऐसा वेट जिसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो. किसके इक्वल हो, चलो अब उस पर बात करते हैं. तो एक एग्जांपल देता हूं. ठीक है, पहले वो केमिकल रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री कुछ इक्वेशंस के एग्जांपल देता हूं जिससे आप ये समझ पाए कि इक्विवेलेंट वेट होता है. और देखो शुरू से बेटा मैं क्या करता हूं कि एक समझाने वाली डेफिनेशंस लेता हूं कॉन्सेप्चुअल, और एक उस पर बेस्ड होके जो मॉडर्न डेफिनेशन बनी होती है फैक्चुअल, जो आप पढ़ते हो बुक्स में, फिर उस पर आता हूं. तो पहले हम बेसिक डेफिनेशंस पे जाते हैं समझने वाली. ठीक है, चलो देखो, जैसे बेटा आप 10th क्लास में आपके पहले चैप्टर में क्या इक्वेशंस हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल. तो आप एक इक्वेशन पढ़े हो कि कोई भी मेटल हो बेटा, उसमें हम किसी भी एसिड को यूज करें, मतलब मेटल प्लस एसिड मिलके एक तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. ये आप पढ़ के आए हो.
ठीक है, कुछ एक दो एक्सेप्शनल केसेस जैसे कॉपर के साथ में हम HCl मिक्स कर देते हैं, उसमें नो रिएक्शन आप पढ़े हो, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को आप छोड़ दीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द एक जनरल ट्रेंड है कि मेटल एसिड में मिक्स करने पर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती है। तो देखो मैं उसी फैक्ट्स पे बेस्ड एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास क्या देखो, जैसे जिंक मेटल है, तो जिंक में मान लीजिए हमने HCl या HCl में जिंक मेटल डाली, तो आप जानते हो क्या बनता है, ZnCl2। क्लियर पॉइंट, ठीक है। या आप कोई भी ले लीजिए, आप आयरन ले लीजिए, है ना, सिंपल सा है, कोई भी मेटल ले सकते हो आप, जिंक लो, आयरन लो, कुछ भी लो, ठीक है। नहीं, कॉपर ले सकते हैं, कॉपर नहीं है ना, कॉपर में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मान लीजिए आपने क्या करा, आयरन लिया, है ना, और इसमें आपने HCl मिक्स किया, आपके पास क्या कंपाउंड बना, FeCl2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। इज इट क्लियर? तो हमारे पास क्या है, देखो आप बैलेंसिंग कर लो, बैलेंस इक्वेशन भी आता है, तो आयरन आयरन हो गया, Cl2 है तो हमने इसको 2 कर दिया, और इसके 2 करते हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन का जो मास यूज में आया वो कितना आया, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 56, और 1 मोल एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 56 ग्राम। इज इट क्लियर? ये सब आप पढ़ चुके हो। कोई हमारी इक्वेशंस मॉलिक्यूल की टर्म में नहीं होती बल्कि मोल की टर्म में होती है। इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1 मोल ऑफ द आयरन एटम रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ द HCl मॉलिक्यूल एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ FeCl2 एंड 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? तो 1 मोल आयरन एटम का जो मास होता है वो क्या होता है, एक एटम का मास AMU में, और 1 मोल एटम का मास ग्राम में हो जाता है। ठीक है बेटा? तो अब इसमें 2 मोल ऑफ HCl का अगर आप मास देखो तो ये कितना बना, 2 इंटू इसका कितना होता है भाई, Cl का 35.5, ठीक है, और उसका 1 ऐड करोगे हाइड्रोजन का तो 36, और HCl के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। तो आपका अगर मैं इसको कंक्लूडेड करूं तो ये कितना बना, 73 ग्राम। तो कहने का मतलब ये है आपका 56 ग्राम आयरन कंप्लीटली खत्म होने के लिए, रिएक्ट करने के लिए HCl से मुझे कितने की जरूरत है, 73 ग्राम ऑफ HCl की जरूरत है ना, फॉर लिबरेटिंग द 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन कितनी लिबरेट होगी। अब आपको मैंने बेटा आयरन मेरे पास यही रखना है, मुझे हाइड्रोजन भी इतनी चाहिए, मतलब मुझे इतने ग्राम आयरन से इतनी ग्राम ही हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन लैब में HCl नहीं है, खत्म हो गया, बल्कि उसके बदले क्या है, H2SO4 रखा हुआ है। आप जानते हो HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आप जानते हो H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर कोई भी मेटल किसी भी एसिड में डालने पर करते तो हाइड्रोजन तो यहां भी लिबरेट होगी। तो इसकी इक्वेशन आप जानते हो बेटा, 10th में पढ़ के आए हो, क्या है, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन। ये भी देखो आयरन 1 SO4 SO4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 अपने आप ही बैलेंस है बेटा। तो अगर मैं जाऊं यहां पर भी आयरन के कितना है, 1 मोल एटम है बेटा, तो 56 ग्राम हुआ। इसका आप ऐड करके निकालोगे, ये निकलेगा 98 ग्राम। भाई देखो हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 32, और 16 इंटू 4 64, तो 64 प्लस 32 प्लस 2 आप ऐड कर लेना, आपको कितना मिलेगा, 98। तो और यहाँ पे बेटा का हाइड्रोजन कितनी हो रही है, 2 ग्राम ही हो रही है। तो देखो यहाँ भी 56 ग्राम, ऊपर वाली इक्वेशन में भी 56 ग्राम आयरन है और 2 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। इस वाली इक्वेशन में भी देखो बेटा हमारे पास क्या है, 56 ग्राम आयरन है और वो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है। दोनों जगह सिमिलरिटी है मेटल की और हाइड्रोजन की। तो सेम मेटल से, सेम अमाउंट ऑफ मेटल से सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, लेकिन अमाउंट ऑफ एसिड बदल गया। तो 56 ग्राम आयरन से 2 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट करने के लिए आपको 98 ग्राम H2SO4 की नीड पड़ी, और वहीं HCl में कितनी पड़ रही है, 73 की। तो फॉर लिबरेटिंग द 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 56 ग्राम ऑफ आयरन, इन दोनों एसिड्स की जो क्वांटिटी यूज में आ रही है उनकी वैल्यू बराबर हो गई नहीं। जो काम 73 ग्राम HCl कर रहा है 56 ग्राम आयरन के साथ, वही सेम काम 98 ग्राम H2SO4 कर रहा है 56 ग्राम आयरन के साथ, और दोनों ही वो काम क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन को लिबरेट करना। तो समझ में आया? तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई नहीं, कि 73 ग्राम ऑफ HCl having the similar value to the 98 ग्राम H2SO4। तो जो काम 73 ग्राम HCl कर रहा है वही काम 98 ग्राम H2SO4 कर रहा है। दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई है ना। और इक्वल वैल्यू किस टर्म में, फॉर लिबरेटिंग इक्वल वैल्यू, ठीक है, फॉर
लिबरेटिंग 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 56 ग्राम ऑफ आयरन। ये चीज समझ में आई? तो 56 ग्राम आयरन से 2 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट करने के लिए इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो इन दोनों का ये जो मास है ये क्या कहलाता है बेटा? आपका ये आपस में मास इक्विवेलेंट वेट। मतलब 73 ग्राम HCl वही काम करेगा जो 98 ग्राम H2SO4 करेगा। तो इनका जो वेट है ये आपस में इक्वल वैल्यू रखता है। समझ में आ गया? इन टर्म ऑफ दिस दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? अब इसको हम क्या करते हैं, देखो HCl में क्या है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में 1 है और H2SO4 में 1 मॉलिक्यूल में क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो अगर हम इसको हाइड्रोजन की टर्म में देखें, समझ में आया नहीं? तो यहां पर अगर हम इसको भी एक हाइड भाई यहाँ 98 ग्राम में 2 हाइड्रोजन है, 73 में 1 है, आ गया? तो अगर हम इसको 1 वो करें तो आप इसको जब चेंज करोगे तो बेटा वही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जो आपकी बुक्स में लिखा होता है। तो मैं वो फॉर्मूले आएंगे मैं वहीं पे समझा दूंगा, लेकिन मेन पॉइंट आपको ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले कि वो वर्ड हमसे, मतलब जो डेफिनेशन है वो हमसे कहना क्या चाह रही है, उसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, हिंदी मीनिंग नहीं है ना। वो हिंदी मीनिंग तो मैंने यहां भी करा इक्वल वैल्यू, लेकिन उस इक्वल वैल्यू का मतलब क्या है, तो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये क्लियर हुआ बेटा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब आओ इसकी मॉडर्न डेफिनेशन पे आते हैं जो आपकी बुक्स में मिलती है। ठीक है, तो बुक्स में जो मिलने वाली डेफिनेशन है वो क्या है बेटा, किसी भी एलिमेंट का वो वेट जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 ग्राम क्लोरीन को रिप्लेस कर दे। समझ में आया नहीं? अब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, आप खुद ही देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे बेटा मैंने जैसे बोला 98 ग्राम में 2 एटम है, क्लियर, और वो 2 ग्राम हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो अगर मैं यहां से 2 ग्राम हाइड्रोजन जो रिलीज हो रही है वो 98 ग्राम H2SO4 से हो रही है कि नहीं, और मैं कहूं जी 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से होगी, तो 2 ग्राम का आधा कर दिया तो 98 का आधा करोगे कितना रह जाएगा, 49 रह जाएगा नहीं। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए आपको H2SO4 की कितनी जरूरत पड़ी, 49। तो यही वेट क्या कहलाएगा, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट। ये मॉडर्न डेफिनेशन है। तो देखो दोनों ओल्ड तरीके और मॉडर्न तरीके दोनों से सिमिलरिटी आ गई, सेम चीज आ गई। पेमोन ने क्या कह दिया, 1 ग्राम किसी भी केमिकल इक्वेशन में 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के कंपाउंड के जितना वेट यूज में आता है वो वेट क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट। तो आप इस इक्वेशन से देख रहे हो कि 2 ग्राम हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए 98 ग्राम की जरूरत है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए कितने की जरूरत होगी, 49। आगे समझेंगे? ऐसे ऊपर वाली इक्वेशन में देखो HCl वाले में 2 ग्राम हाइड्रोजन जो लिबरेट हो रही है वो कितने से हो रही है, 73 ग्राम ऑफ HCl से हो रही है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से होगी, आप उसका आधा कर दो, 73 का आधा करोगे क्या बन जाएगा, 36.5 बन जाएगा नहीं। तो देखो HCl के केस में मॉलिक्यूलर वेट भी 36.5 है और इक्विवेलेंट वेट भी बेटा क्या है, 36.5 निकल के आ गया। लेकिन H2SO4 के केस में क्या है, मॉलिक्यूलर वेट 98 है लेकिन इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 49। समझ में आ गया? तो देखो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर भी वैल्यू आ सकती है कुछ कंपाउंड्स में इक्विवेलेंट वेट की। मतलब जैसे HCl है, समझ आए? HCl को देखो करोगे 2 ग्राम के लिए 73, 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 36.55 और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, 36.5। तो सम ऑफ द कंपाउंड, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द इक्वल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट, बट most of the compounds having the different value of equivalent weight to their molecular weight। जैसे आपके सामने एक H2SO4 है, तो देखो मैंने इन 2 एग्जांपल से आपको पुरानी डेफिनेशन, नई डेफिनेशन, ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर कर दी और उसके अलावा आपका मतलब फॉर्मूले की जो वैल्यूज है वो भी इसमें क्लियर हुई। समझ में आया बेटा? इस तरीके से बेटा देखो ये हमारा हुआ इसका क्लियर। अब बात आते हैं डिफरेंट एलिमेंट, तो वो इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लो। लेकिन अब ये क्या इक्वेशन बेस्ड है तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से साइंटिस्ट लोगों ने और एजुकेशनलिस्ट ने क्या किया बेटा, ये बच्चे इन केमिकल इक्वेशन के चक्कर में ना पड़े, बच्चे को पता नहीं मॉलिक्यूलर वेट निकालना आया कि नहीं आया और वो इसको रिलेट कर पाया कि नहीं कर पाया। जी 2 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है 73 से, तो 1 ग्राम वैसे बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी तो कुछ है नहीं। ये तो 3rd 4th क्लास में सवाल सिखाए जाते हैं आपको कि 1 पेन की कॉस्ट इतनी तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, समझाया नहीं? तो उस तरीके से सवाल है, इससे आसान और क्या होगा। लेकिन वही वाली बात है, आज के बच्चों को फॉर्मूले बनाने से ज्यादा बेटर लगता है फॉर्मूले रट लो और उनमें वैल्यूज पुट कर दो, वो ज्यादा आसान लगता है। तो वो अब वही वाली चीज है। तो इसी बेसिस पे बेटा कुछ फॉर्मूलेज बनाए गए इक्विवेलेंट वेट निकालने के, ठीक है। तो अब मैं आपको इसी जगह पर, ठीक है, वो डिफरेंट चीजों के, जैसे एसिड का इक्विवेलेंट वेट अलग तरीके से निकाला जाता है,
ठीक है, बेस का अलग, सॉल्ट्स का अलग, है ना, वेरिएबल वैलेंसी के सॉल्ट्स का अलग, ऑक्सीडाइजर अलग, रिड्यूसर अलग। तो अब मैं बेटा आपको जब भी कभी नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आए तो आप पहले क्या करोगे बेटा, ये देखोगे कि वो कंपाउंड है क्या, एसिड है तो एसिड वाले तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालो, वो सिंपल मेटल है तो उस तरीके से निकालो। इज इट क्लियर? सॉल्ट है, सॉल्ट में सिंपल सॉल्ट है, वेरिएबल वैलेंसी का सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है तो उसका फॉर्मूला यूज करो, वेरिएबल वैलेंसी का सॉल्ट है तो वाला फॉर्मूला यूज करो। इज इट क्लियर? तो पहले तो आपको ये कुछ 5-6 फॉर्मूले हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने के। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट होता है न्यूमेरिकल में जो सॉल्यूट है, जो सब्सटेंस है, जो डिसॉल्व किया गया है वो क्या है, उसके बेसिस पर वो फॉर्मूला यूज करके पहले इक्विवेलेंट वेट निकालो और फिर वो वेट की वैल्यू इस नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में रखो, तब जाके आपकी नॉर्मेलिटी निकल के आएगी। तो मैं आपको वो फॉर्मूले बता देता हूं, ठीक है नहीं। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह, ये नॉर्मेलिटी टॉपिक बस जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों के सिलेबस में +2 में भी नहीं है नॉर्मेलिटी की न्यूमेरिकल, ना आपके 11th में है, ये आपको कॉम्पिटिशन में मिलेंगे, ठीक है। बट मैं फॉर्मूले डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। चलो तो देखो, जैसे हमारे पास सबसे पहले लेता हूं मैं एलिमेंट का, ठीक है, एलिमेंट बोल दूं या मैं कह सकता हूं जी, है ना, एटम। जैसे मान लो आयरन की रॉड है तो वो एलिमेंट में, आयरन की रॉड क्या कहलाती है, एलिमेंट ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही तरह के एटम है और इस एक ही तरह के एटम से मिलकर जो सब्सटेंस बनता है उसको आप क्या बोलते हो, एलिमेंट। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट किसी एलिमेंट का जो निकालते हैं, है ना, या एटम का, बात वही है, कोई एलिमेंट एटम से मिलकर बना है, बहुत सारे सिमिलर एटम मिलकर एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली यही मिलता है, ये बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या होता है, एलिमेंट एटम से है तो उसका क्या होता है, एटॉमिक वेट, है ना। तो आप उसका एटॉमिक वेट लिखते हो, जिसको हम कैपिटल ए से, मतलब ये आपके पास क्या आया भाई, जैसे जिसका निकालना है उसका आपने एटॉमिक वेट लिख लिया। जैसे आयरन का निकालना है तो आयरन का कितना होता है 56 अपॉन वैलेंसी ऑफ दैट एटम, है ना, उस एलिमेंट की क्या है वैलेंसी लगा दो आप और उसका एटॉमिक वेट। जैसे आयरन का निकालना है बेटा आपको, तो आयरन का वेट कितना होता है, जैसे मैं आपको इधर लेता हूं, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe निकालना है तो Fe का वेट कितना होता है एक एटम का 56 और आयरन की वैलेंसी कितनी है, क्लियर पॉइंट। जिंक है, जिंक का वेट अपॉन जिंक की वैलेंसी, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन देखो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वेरिएबल वैलेंसी की मेटल आएगी तो वहां पे गिवन आएगा, जैसे इस तरीके से आएगा Fe ब्रैकेट में ये मतलब रोमन में 2, तो इसका मतलब क्या है, वो आयरन जिसकी वैलेंसी 2 है तो आप 2 लगाओगे। आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है 3 भी होती है, तो वो आपको मेंशन करेगा, ऐसे नहीं दे देगा केवल आयरन दे दे, ठीक है नहीं। और जिनकी कॉमन होती है एक ही होती है, जैसे मान लो जिंक है, जिंक की +2 होती है तो वहां मेंशन नहीं करेगा, जहां वेरिएबल होती है वो मेंशन करेगा, ठीक है बेटा। तो पहला चीज, पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, ठीक। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास कौन सा होता है बेटा, है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। तो आयंस का क्या होता है, या तो एटॉमिक वेट होगा, है ना, तो वेट ऑफ द आयन, वेट ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑन द आयन, चार्ज ऑन द आयन। देखो ये कैसे निकालेंगे, हमारे पास जैसे कार्बोनेट आयन आया फॉर एग्जांपल, ठीक, तो हम कार्बोनेट का पहले वेट लिखेंगे। कार्बन का कितना 12, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, तो इन सबको ऐड करके आ जाएगा 16 3 48 और 12 क्या बन गया बेटा हमारे पास 60 बन गया। और कार्बोनेट पे चार्ज कितना है -2, तो चार्ज मतलब 2 लिखना है, प्लस माइनस मेंशन नहीं है, तो 2 और हमारे डिवाइडेड बाई कितना आ गया 3। आगे समझ में। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आयन का निकाल सकते हैं, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन। इज इट क्लियर? तो एक हमने एलिमेंट का सिखाया, एक हमने आयन का सिखाया, क्लियर। अब अगला बढ़ते हैं बेटा हम किसकी तरफ, एसिड की तरफ, है ना। तो एसिड में देखो क्या होता है, आप जानते हो एसिड H रिलीज करते हैं, तो वही फॉर्मूला ऊपर तो सब जगह वही आएगा, जो भी सब्सटेंस है वही वेट ऑफ द एसिड अपॉन नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज्ड, कितने H पॉजिटिव रिलीज होते हैं, और उसको एक नाम दिया जाता है ना, बेसिसिटी। अब जैसे H2SO4 है, आपको निकालना है, देखो अभी हमने H2SO4 निकाला था, याद करिए, तो कितना आ रहा था ये H2SO4, अभी अपनी इस तरीके से निकाल के देखते हैं। H2SO4 का वेट कितना है 98, H2SO4 में 2H रिलीज होते हैं, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 49, यही चीज था बेटा, याद करो। ये HCl अभी आपके सामने निकाला था बाई इक्वेशन, तो हमारे पास HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5 और इसमें H1 रिलीज होगा, तो देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 36.5 और इसका इक्विवेलेंट वेट भी 36.5, लेकिन H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 लेकिन इक्विवेलेंट वेट 49।
याद रखो जब जब नीचे 1 से डिवाइड होगा, चाहे वो कोई भी चीज आ जाए, कोई भी फॉर्मूले, तब तक मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट इक्वल होते हैं। और मोर देन 1 2 3 4 किसी से डिवाइड होगा बेटा, तब आपकी मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट में डिफरेंस आएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा देखो हमारे सामने ये एसिड का हुआ। इसी तरीके से बेटा हम किसका ले सकते हैं, है ना, आपके पास ई बेस आ सकता है। तो बेस में भी क्या है, वही वेट ऑफ द बेस जो भी जैसे मान लो NaOH फॉर एग्जाम्पल, है ना, और यहाँ पर भी वही नंबर ऑफ OH आयन रिलीज्ड, क्योंकि बेस कौन होते हैं, है ना, जो आपको OH रिलीज करता है। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो AlOH थ्राइस का वेट ऊपर लिख देना, और वो कितने OH रिलीज करेगा तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। एक आता है हमारा सिंपल सॉल्ट, मतलब जिनमें वैलेंसी फिक्स्ड है मेटल की, है ना, फिक्स्ड वैलेंसी ऑफ मेटल, सिंपल सॉल्ट मतलब एक कौन सिंपल सॉल्ट है बेटा जिसमें वैलेंसी मेटल की फिक्स्ड है। तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा, जो ई सॉल्ट होता है वो वही ऊपर तो वही आएगा, वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन में आएगा टोटल चार्ज ऑन कैटायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन। लेकिन निकाल के दिखाता हूं एक, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास AlCl3 है, इसका निकालना है, क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, एल्यूमिनियम का कितना होता है वेट बेटा 27, 3 इंटू 35.5, ये तो वेट हो गया पूरा, क्लियर? अब इसके बाद देखो हमारे पास कैटाइन कौन है, एल्यूमिनियम, और उस पर चार्ज कितना होता है 3, ठीक है बेटा, क्लियर? मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो इसको फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, चार्ज ऑन कैटाइन इनटू नंबर ऑफ कैटाइन। एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूं फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करके, कि नंबर ऑफ कैटाइन इनटू चार्ज ऑन कैटाइन। चलो अब देखो ये इस पे हमारे पास नंबर ऑफ कैटाइन कितने हैं, 1 ही है, और उस पे चार्ज कितना है 3, निकल आएगा। अब जैसे मुझे Al2SO4 थ्राइस का निकालना है बेटा, तो ऊपर का जो होगा मॉलिक्यूलर वेट वो हो जाएगा, नीचे देखो कितने हैं 2 एल्यूमिनियम है और 1 एल्यूमिनियम पे 3 होता है। समझ में आया चक्कर आपको? तो इस तरीके से हम सिंपल सॉल्ट्स का निकाल सकते हैं, क्लियर है? अब हमारे पास देखो इसके बाद जो है बस एक बचा, जो हमारे वेरिएबल वैलेंसी के सॉल्ट होते हैं बेटा, वही ऑक्सीडाइजर होते हैं और वही बेटा हमारे रिड्यूसर होते हैं। तो अब हम उसके लास्ट वाले की बात करते हैं कि जो हमारा 6 नंबर का फॉर्मूला है ई सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट कौन से हैं, सॉल्ट ऑफ वेरिएबल वैलेंसी, सॉल्ट ऑफ वेरिएबल वैलेंसी ऑफ मेटल, ठीक है बेटा? वहां पे ऑक्सीडाइजर या ई रिड्यूसर के बेस, पहले हम देखते हैं वहां पे उस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो हम उस बेसिस पर क्या करते हैं, देखो ऊपर तो वही आएगा वेट ऑफ द सॉल्ट, नीचे आएगा नंबर ऑफ मेटल, है ना, विच आर रिड्यूस्ड, कितनी मेटल वो रिड्यूस हो रहे हैं एटम्स, ठीक है बेटा? और उसके बाद उस पे आएगा यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है बेटा? क्लियर? इसको मतलब मैं किसी इक्वेशन से जैसे बता सकता हूं, जैसे मान लो कोई हमारे पास रिएक्टेंट में आयरन है, आयरन वहां पे क्या था, FeCl2 था, क्लियर? जैसे बेटा देखो हमारे पास कोई कंपाउंड है FeCl2, है ना, इसकी रिएक्शन आई और रिएक्शन किसी से रिएक्शन आई और ये कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, आपके पास मान लीजिए HCl3 रिएक्शन आई इसकी, तो ये कन्वर्ट किसमें हो गया, FeCl3 में। अब हमारे पास और यहाँ से क्या है, एक हाइड्रोजन बच गया, अकेले रह नहीं सकता, तो इसको डबल किया, इसको डबल किया, इसको डबल, इसको डबल और इसको डबल। बैलेंसिंग देखो जरा, आयरन 2 है, आयरन 2, Cl यहाँ 3 2 6 हो गए, तो देखो 2 2 4 और 2 6 हो गए, Cl बराबर हाइड्रोजन बराबर। इज इट क्लियर? अब यहाँ क्या हुआ कि FeCl3 की यहाँ पे वैलेंसी है +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ आप निकाल के देखोगे ये बनेगा आपका +3, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 1 यूनिट, तो वो तो हम यहाँ लगा देंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो यहाँ पे मतलब कितना है, +2 से +3, मान लो +2 से +5 हो जाता, कितनी यूनिट का चेंज आया, 3 का आया, तो यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते 3।
और इस कंपाउंड में आयरन का एटम भी कितना है बेटा, इसका FeCl2 में 1 एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा 1 और यहाँ भी क्या लग जाएगा बेटा आपके पास है ना 1 into 1। समझ में आया, मतलब कितने मॉलिक्यूल में, देखो इस आगे वाले 2 को काउंट नहीं करते, इस कंपाउंड में FeCl2 में कितने Fe हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो वो आयरन के 1 एटम है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, वो भी 1 है तो वो into 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हम ये ऑक्सीडाइजर या रिड्यूसर का या वेरिएबल वैलेंसी के सॉल्ट्स का, तो इस तरीके से ये कई सारे फॉर्मूले हैं जिसमें आप निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? बस तो मैंने आपको ये बेसिक डेफिनेशन, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं वो करा दिए। इसके न्यूमेरिकल आपके 11th-12th में है नहीं तो वो मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। और आप लोगों से देखो बेटा, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, पूरा चैप्टर कंप्लीट, वैसे अभी 10 दिन पहले ही CBSE ने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है इस सेशन के लिए, वो PDF आया, मतलब नोटिस आया, लेकिन हम काफ़ी चीज़ें करा चुके थे इस चैप्टर की, तो हमने तो पूरा चैप्टर ही करा दिया है। कुछ टॉपिक्स हैं जो बेटा अब आपके रिड्यूस हो गए हैं फॉर दिस सेशन ऑनली, लेकिन आप सब में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे बेटा जो कॉम्पिटिशन देंगे 2 साल बाद, तो उन्हें तो ये सारे टॉपिक काम में आएंगे, तो ये नहीं है इस चीज़ को वो कर दे तो रिड्यूस हो गया अच्छे से छोड़ो। आप 11th के एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन आप 12th के बाद जब कंपटीशन दोगे तो ये पूरा चैप्टर ही आएगा, तो आप इसको उसमें ना लें कि ये तो फालतू का है, फालतू का पढ़ा है। ठीक है, चलो बेटा, ये अब हमारा पूरा हुआ। और अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो NCERT के एक्सरसाइज में 36 क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन टेक्स्ट में है, पहले ये कवर करें, ना कि प्रदीप, दिनेश, ABC, GRB की तरफ भागें। समझ में आया? उन एक्सरसाइज में एक ही टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बेटा, क्लियर है नहीं? तो उन्हें करने से पहले बेटर है NCERT में हर टॉपिक के कम क्वेश्चंस होते हैं, इजी भी होते हैं, मीडियम रेंज के भी हैं और हार्ड रेंज के भी हैं। तो अगर आप एक बार NCERT पहले पूरी एक्सरसाइज कर लो, जब वो हो जाए तब किसी प्राइवेट पब्लिकेशंस की तरफ बढ़े। ओके, थैंक यू।